आगे हम लोग जानेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुर्क अफगान काल जो है इसको समझेंगे। तो छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मध्यकाल में ही प्रारंभ हो गया था। झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में हुआ था और इस काल में यह देखा गया कि यह एक स्पष्ट और पृथक भूखंड के रूप में संगठित भी हुआ। साथ ही अगर देखा जाए तो झारखंड का जो उल्लेख है वो मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकारों में देखा जाए तो शस्म ए सिराज, अफीफ सलील मुल्ला और गुलाम हुसैन ने अपने ग्रंथों में किया है। साथ ही हम लोग पिछले क्लास में भी ये जान चुके हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में झारखंड का उल्लेख किया है। साथ ही संत कबीर जो हैं इन्होंने अपने एक पद में झारखंड की चर्चा की है। तो मध्यकाल के प्रारंभ में छोटा नागपुर के कई छोटे छोटे हिंदू और अर्ध हिंदू शासकों के राज थे, जिनमें कोकरा के नागवंशी, पलामू के रक्सैल, सिंहभूम के सिंहवंश और मानभूम के मानवंश जो थे वह प्रमुख थे। ये हम लोग पिछले क्लास में भी जान चुके हैं। तो 13वीं शताब्दी छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल की नदियों पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश और बलबल के शासनकाल में झारखंड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय के नागवंशी राजा जो थे, क्या नाम था उनका, हरिकृष्ण, वो प्रभावशाली था। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे, उनका नाम क्या है, मलिक बयां। उसने हजारीबाग क्षेत्र में चाई चांपा तक आ पहुंचा था और संथालों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह आक्रमण 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था और उसने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि संथाल अपने सरदार के साथ वहां से भाग निकले थे। तो फिर क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने छोटा नागपुर के हजारीबाग पर आक्रमण किया और सतगावा के आसपास एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, दिल्ली के तुगलक वंश और लोधी वंश सतगावा से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली नागवंशी राजाओं से मुकाबला करना पड़ा, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ सके। आगे हम लोग मुगल काल को समझेंगे। तो मुगल काल में झारखंड में छोटे बड़े राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि रक्सैलों को हरा करके चेरों ने पलामू में नए राजवंश की स्थापना की। फिर भी झारखंड मुस्लिम आक्रमणों से बचा हुआ था। आखिर इस क्षेत्र में देखा जाए तो मुगलों के प्रवेश का मार्ग जो था शेर खान ने सुगम कर दिया था। शेरशाह का रोहतास गढ़ पर अधिकार कब हुआ, तो 1538 में हुआ था। शेरशाह का मुगलों से संघर्ष के क्रम में देखा गया तो झारखंड का जो क्षेत्र है उसका आश्रय स्थल बना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति कौन थे, शेरशाह ख्वास खान ने चेरो महाराज चेरो को पराजित किया था और लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी भी प्राप्त किया था। हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलिया गढ़ी के रास्ते यानी राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था यह पहाड़ा, उसका भी उपयोग किया। साथ ही क्या देखते हैं कि मुगल अफगान संघर्ष के दौरान छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वो अफगान विद्रोही जैसे हाजी बंधु, जुनैद और बयाजिद आदि की शरणार्थी बनी और इस कारण मुगल शासक अकबर और जहांगीर का जो ध्यान था वो झारखंड पर पड़ा। बिहार और बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में
शाहबाज खां को कोकड़ा यानी झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ तो कि नागवंशी शासक जो थे मधुकर शाह की पराजय हो गई और उसने मालगुजार बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या देखते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र का मुगलों के साथ जो संपर्क था वो अकबर के समय में ही हुआ था। उसके बाद पोराहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम और कामेश्वर सिंह, साथ ही रंजीत सिंह भी थे। तो अकबर के अफगानों के विरुद्ध अभियान के क्रम में 1551 से लेकर 91 से 92 तक राजा मान सिंह जो अकबर का सेनापति था वो सिंहभूम होकर गुजरा। साथ ही देखा गया कि अंत में कामेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं हुआ, उसने मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होना भी कबूल कर लिया। और लगभग इसी समय हजारीबाग और धनबाद जो मानभूम है अकबर के संपर्क में आया और आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के दो स्थान कौन कौन, छय और चंपा, परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि राजा मान सिंह ने छोटानागपुर के छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया। उसने पलामू पर आक्रमण करके चेरों को पराजित किया और आगे चेरो राजा भागवत राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन चेरों ने अकबर की मृत्यु 1605 में जो हुई थी उसके बाद फिर से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। झारखंड के राजा मधु सिंह ने मान सिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की थी और 1552 ईस्वी में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। इसमें हम लोग आगे जानेंगे कि तुजक ए जहांगीरी के अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया और शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। शंख नदी उस समय पर हीरो के लिए प्रसिद्ध था, डायमंड के लिए। तो इस आक्रमण के समय वहां के राजा दुर्जन साल जो हीरो का सबसे बड़ा पारखी थे, उन्हें गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। 12 साल बाद दुर्जन साल को मुक्त किया गया। जहांगीर ने उसे उसके राज्य को फटा के रूप में 6000 सालाना पर दे दिया गया और दुर्जन साल को शाह की पदवी भी दी गई। आगे हम जानेंगे कि जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजक ए जहांगीरी, उसमें छोटानागपुर के क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख भी मिलता है। जहांगीर के शासनकाल में पलामू में दो चेरो राजा जो हैं उन्होंने राज किया था और अफजल खान, अब्दुल खान के पुत्र और इरादत खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध हुए सैन्य अभियान का भी नेतृत्व किया था। जहांगीर के शासनकाल में पोखरा जो छोटानागपुर के क्षेत्र हैं उस पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। साथ ही शाहजहां के समय में मुगल नागवंशी संबंध जो था वो बहुत ही प्रेम पूर्वक था और यह संबंध जो था पूरी 17वीं शताब्दी में कहा जाए तो शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में तक बना रहा। इस शांतिपूर्ण वातावरण में नागवंशी शासक जो थे रघुनाथ शाह ने दोईसा, चुटिया, जगन्नाथपुर और बोडिया में सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया। साथ ही पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641-42 ईस्वी में सैन्य अभियान का नेतृत्व शाइस्ता खान ने किया था। चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में उसे शाहजहां ने 1000 का मनसब भी प्रदान किया था। शाहजहां के शासनकाल में हम लोग देखते हैं कि 16वें वर्ष में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज पर आक्रमण किया और इस समय पलामू का राजा जो था तेज राय था। शाहजहां के समय में सिंह वंश
जो सिंहभूम है, मानवंश जो मानभूम है, के साथ मुगलों के जो संबंध के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन औरंगजेब के समय में अगर देखा गया है तो झारखंड में मुगलों का जो संघर्ष था वो मुख्य रूप से पलामू के चेरो राजाओं के साथ होता रहा। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में देखा गया कि पलामू का चेरो राजा मेदिनी राय था। तो उस समय चेरो राजा था मेदिनी राय। बादशाह नामा और आलमगिरी नामा के अनुसार 17वीं शताब्दी यानी 1660 ईस्वी को औरंगा नदी के किनारे जो औरंगजेब के सेनानायक था और चेरो राजा दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राय साहब जो है उसकी हार हुई। साथ ही देखा गया औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह जो रामगढ़ का राजा बना, उसने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर ली थी। औरंगजेब के समय में मुगलों का हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। धनबाद जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह बचा रहा। उत्तर मुगल काल में फैली अराजकता का लाभ उठा करके झारखंड के सभी छोटे छोटे राज्य थे वे स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र थे। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।